हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पेपर सेट 10 पढ़ने जा रहे हैं। पेपर सेट 10th मतलब अभी तक हम लोगों ने लेब असिस्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड 900 एमसीक्यूज कर लिए। ये 10वां पेपर है। इसमें 100 एमसीक्यूज होंगे। इसको मिलाकर के हम पूरे 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए, बिना समय गवाते हुए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न कथनों को पढ़कर के आपको सही उत्तर देना है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक एवं मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण को समझना है। सही बात है। किंतु यह केवल मानचित्र निर्माण तक सीमित है। किंतु यह केवल मानचित्र निर्माण तक सीमित नहीं है। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी डायनामिक्स पाए जाते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। देखो यहाँ तक तो है ना, यहाँ तक तो ये कथन सही था, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट ने इस पूरे कथन को गलत कर दिया। ठीक है। दूसरा है भूगोल घटनाओं के कहाँ, क्यों और किस रूप में घटित होने का समग्र अध्ययन करता है। भूगोल में देखो ये अध्ययन किया जाता है कि कोई घटना कहाँ घट रही है, उसका वितरण कैसा है। ठीक है। कोई घटना क्यों घट रही है, ये भी देखा जाता है। और वह घटना किस रूप में घटित हो रही है, ये देखा जाता है। जबकि कोई घटना कब होती है, ये किस में देखा जाता है, ये इतिहास में देखा जाता है। ये एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भूगोल में कहाँ, क्यों और किस रूप में घटित होने का समग्र अध्ययन करना होता है, तो ये कथन हमारा सही हो गया। भूगोल केवल जनसंख्या या आपदाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं बल्कि बहुआयामी विषय है। वेरी गुड। अगर ये नहीं नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन ये क्या कह रहा है कि केवल जनसंख्या या आपदाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बहुत सारे विषयों को कवर करता है। तो ये कथन भी हमारा सही हो गया। तो केवल एक और दो हमारा सॉरी, दो और तीन सही है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कूट का चयन करना है आपको। ये लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट आपको ये दी हुई है और दूसरी लिस्ट आपको ये दी हुई है जिसमें ए बी सी डी ये दे रखा है और दूसरे में एक दो तीन चार ये दे रखा है। देखो, मृदा विज्ञान में मृदा विज्ञान से मृदा भूगोल आती है। समाज शास्त्र से समाज विज्ञान आता है। जनांकिकी से जनसंख्या आती है और मौसम विज्ञान जो कि जलवायु विज्ञान का एक पार्ट है। तो एक दो तीन चार सही है। एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विभेदन। विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन की बात हुई। डिफरेंशिएशन मतलब जब भारी तत्व और हल्के तत्व अलग अलग हुए थे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। तो विभेदन में भारी तत्व जो जैसे कि लोहा हो गया, निकल, ये सतह पर रह गए जबकि हल्के तत्व केंद्र में चले गए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो उल्टा दे रखा है आप लोगों को। आपको कैसा उत्तर देना है, सही उत्तर बताना है आपको, गलत नहीं सही उत्तर बताना है। लोहा और निकल जैसे जो भारी धातु हैं वो तो चले गए केंद्र में। ठीक है, वो तो कहाँ चले गए, केंद्र में चले गए। और जो हल्के तत्व थे वो कहाँ आ गए, ऊपर की तरफ सतह की तरफ आ गए। ठीक है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत दे रखा है। पृथ्वी के शीतलन के साथ परतदार संरचना का विकास हुआ। जैसे जैसे अर्थ कूल हुई वैसे वैसे पृथ्वी की जो परतदार संरचनाएं हैं उनका निर्माण हुआ। तो एकदम करेक्ट बात है ये। जाइंट इम्पैक्ट। जाइंट इम्पैक्ट का मतलब होता है वृहद स्तर पर टकराना, हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा 4.44 बिलियन ईयर एगो एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था थिया नाम के एक एस्टेरॉइड के द्वारा, जिसकी वजह से मून बना था, चंद्रमा बना था। ठीक है। जाइंट इम्पैक्ट चरण ने नई परतों की विभाजन को प्रभावित किया। एकदम करेक्ट बात है।
जब थिया नाम का एस्टेरॉयड जो था, जो मंगल ग्रह की आकार के समान था, उसके जैसा था, वो जब पृथ्वी से आकर के टकराया 4.44 बिलियन ईयर्स एगो, तो उसकी वजह से पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया और इस पृथ्वी में मौजूद जो हेवी और लाइट मटेरियल थे, वो नई नई परतों में विभाजित होते गए। मतलब 4.44 बिलियन ईयर एगो के बाद में ही हमें जो पृथ्वी के अंदर तीन परतें देखने को मिलती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, वो इसकी वजह से बनी है। ठीक है, तो जाइंट इम्पैक्ट की वजह से ही नई परतों के विभाजन को प्रभावित किया था। तो 2 और 3 दोनों सही है, एक गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कूट का चयन करना है आप लोगों को यहाँ पर। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी, गैसीय परिकल्पना किसने दी, द्वितारा परिकल्पना किसने दी और निहारिका परिकल्पना किसने दी। देखो, गैसियस हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई है। तो बी के अंदर 3 देख लो कहाँ पर लिखा हुआ है, बी के अंदर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, ये बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। एक मिनट देखो, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मोल्टन की थी। ए में एक आएगा, लेकिन यहाँ तो ए में एक है ही नहीं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा हमारा। ए में एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, और गैसियस हाइपोथेसिस दी थी इमैनुअल कांट ने, और लाप्लास ने दी थी। देखो, ए में एक आएगा, ए में एक, और बी में थ्री, सी में रसेल, ये बाइनरी जो स्टार हाइपोथेसिस थी वो रसेल ने दी थी, और निहारिका परिकल्पना डी में 4 आएगा। तो 1 3 2 4 कहाँ पर है, 1 3 2 4, 1 3 2 4 तो कहीं पर है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 1 3 2 4, ये ध्यान रखना। ऑप्शंस में 1 3 2 4 कहीं नहीं लिखा हुआ था। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने दी, गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांट की थी, द्वैतारक परिकल्पना रसेल की थी, और निहारिका परिकल्पना लाप्लास की थी। 1 3 2 4 ये सही कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई मैच ही नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकार निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन चुनिए। 5वें में है, प्रकाश वर्ष समय का मापक है। नहीं, प्रकाश वर्ष समय का मापक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। पहली बात तो ये, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सही कथन पहचानना है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, एकदम करेक्ट बात। एक जिसमें भी है उसको हटा दो। देखो, एक जिसमें भी, इसको हटा देते हैं, और ऑल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। दो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, दो इसमें भी और इसमें भी है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो लगभग होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है, एकदम करेक्ट बात है। ये जो ये जो नंबर है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीसरा, जिस ये भी 2 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए, पृथ्वी सूर्य दूरी 8.3 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी 8.3 प्रकाश वर्ष नहीं है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में केवल मिनटों का फर्क है, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड का। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन ये 8.3 प्रकाश वर्ष, ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, एकदम करेक्ट बात है। तो 2 3 और 5 सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। यह कथन, द एवरेज थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर, यह कथन है क्या है। देखो, इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि आपको एक कथन दे दिया जाता है कि महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। ये कथन सही है या गलत है, ये आंशिक रूप से सही है, अनिश्चित है। तो ध्यान रखना, ये जो कथन है वो सही है। महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई जो है वो हम कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर तक है, और महाद्वीपों में 30 किलोमीटर की औसत मोटाई होती है।
और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जैसे हिमालयन क्षेत्र हो गए वहां पर क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर तक हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिमालयन क्षेत्रों में एवरेज हाइट 70 किलोमीटर तक जाती है। महाद्वीपों में महाद्वीपों की औसत जो मोटाई है वो है 30 किलोमीटर। और महासागरों में क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो है 5 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर चटवे में? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिगसाफिट का सबसे स्पष्ट प्रमाण किन महाद्वीपों के बीच में मिलता है? हमें पता है जिगसाफिट का सबसे ज्यादा जो सटीक प्रमाण देखने को मिलता है वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में मिलता है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सागर नितल प्रसरण की अवधारणा, हु प्रपोज्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? ध्यान रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो प्रस्तुत की थी वो किसने की थी? हैरी हेस ने प्रस्तुत की थी। हैरी हेस ने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर देख लो हैरी हेस ये नाम लिखा था, हैरी हेस लिख दिया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। विपरीत दिशा में गतिमान प्लेटें नई परत बनाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो इस तरह की प्लेटों को हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है। मतलब यहाँ पर नई परत का निर्माण होता है। नई परत का निर्माण होता है, यहाँ पर लावा बाहर निकलता है और नई परत का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखी जाती है। तो विपरीत दिशा में गतिमान नई प्लेटें नई परत बनाती है, एकदम करेक्ट है। एट स्प्रेडिंग साइट प्लेट्स कन्वर्ज, स्प्रेडिंग साइट पर प्लेटें पास आती है। ये जो डाइवर्जेंट प्लेट्स होते हैं इसमें, सॉरी एक मिनट, स्प्रेडिंग साइट जहां पर समुद्र तल स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, वहां पर प्लेटें पास आती है या दूर जाती है? तो जब प्लेटें दूर जाएंगी तो ही स्प्रेडिंग होगी, ना कि पास आएंगी। पास आएंगी तब कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो स्प्रेड नहीं होती है वो। तो स्प्रेडिंग साइड पर प्लेटें पास आती है, ये कथन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पास की जगह क्या हो जाता है? दूर जाती है। ठीक है, तो यह कथन गलत हो गया। स्प्रेडिंग साइड पर प्लेटें पास नहीं आती है जबकि दूर जाती है। मध्य अटलांटिक कटक रचनात्मक किनारा है। रचनात्मक किनारा मतलब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन होगा, मतलब रचना होगी, कंस्ट्रक्शन होगा। तो मध्य अटलांटिक कटक कैसा है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है वहां पर, तो ये रचनात्मक किनारा है। तो ये कथन सही है। एक और तीन सही है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे के अंदर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सभी महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना किसने व्यक्त की थी? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम ऑर्टेलियस, एंटोनियो पेलेग्रिनी और आर्थर होम्स। सबसे पहले सभी महाद्वीपों के जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, वो की थी अब्राहम ऑर्टेलियस ने। आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है ये बात। फिर उसके बाद में प्रस्तुत की थी एंटोनियो पेलेग्रिनी। फिर आते हैं 1912 में अल्फ्रेड वेगनर। और फिर आते हैं 1928-29 में आर्थर होम्स। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधी कथन दिए गए हैं आप लोगों को। और हाँ, अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो आपको केवल यहाँ पर सही कथन बताना है। यहाँ पर अगर नहीं दे रखा है कि सही कथन बताना है या गलत कथन बताना है तो आपको सही कथन ही बताना है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1925 में प्रस्तुत किया? नहीं, 1925 में नहीं, 1912 में प्रस्तुत किया। तो पहला कथन गलत हो गया। पहला जिसमें भी है उसको हटा दो, बोल तो सही नहीं होंगे बिल्कुल भी। संयुक्त महाद्वीप को पैंथालासा कहा गया। कंबाइंड कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड पैंथालासा। जब कंबाइंड महाद्वीप बताया था उसको पेंजिया कहा गया था। पेंजिया। तो पेंथालासा तो इसके चारों तरफ था, जो महासागरीय क्षेत्र था, इसे पेंथालासा कहा गया। तो संयुक्त महासागर जो था उसे पेंथालासा कहा गया, न कि संयुक्त महाद्वीप को। तो ये कथन भी गलत हो गया। इसे क्या कहा गया? पेंजिया। तीसरा, ज्वारीय बल व पोलर फ्लिंग फोर्स के कारण ये जो है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बताया गया। तो एकदम करेक्ट है ये राइट आंसर। पिलाइट रॉक्स साइटेड एज एविडेंस। यहाँ पिलाइट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? टिलाइट होगा।
टेलाइट। तो ये पेलाइट वाला जो है वो गलत हो गया, चट्टानों को प्रमाण बताया, पेलाइट नहीं, टेलाइट जो है वो डेब्रिस था, अवसाद था, तो ये गलत हो गया। तो केवल तीसरा कथन हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? इंट्रूसिव है, एक्सट्रूसिव है, कॉनिकल है या मेटेलिक है? ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टान है? तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट चट्टानें तब बनती है जब लावा का प्रकार अम्लीय हो तथा जिसका सॉलिडिफिकेशन होने में, जिसको ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता हो। तो अंदर जब इस तरह की लावा ठंडा होता है तो उसे बनने में या ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अंतर्वेदी हम कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 12वीं के अंदर। लिथिफिकेशन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित? देखो, लिथिफिकेशन प्रक्रिया जो मानी जाती है वो अवसादी चट्टान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। अवसादी चट्टान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूप, ये स्तूप है यहाँ पर, स्तूप टाइपिंग एरर हो गया। बालू का स्तूप व लोयस का निर्माण किस कारक से होता है? तो विंड से होता है, विंड पवन से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, खनिज व ऑक्सीजन के संयोग से ऑक्साइड बनना क्या कहलाता है? जब खनिज और ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्साइड्स बनते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट व स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट व स्टेलेग्माइट किससे संबंधित है? क्या वो भूमिगत जल द्वारा निक्षेपणात्मक काष्ठ स्थलाकृति है? क्या वो भूमिगत जल अपरदनात्मक काष्ठ स्थलाकृति है? या वो नदी के निक्षेपण से बनती है? क्या वो पवन के निक्षेपण से बनती है? देखो, स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट जो है वो एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपण से बनती है। और ये निक्षेपण किसकी वजह से होता है? जब अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक काष्ठ, मतलब डिपोजिशनल कास्ट ग्राउंड वाटर जो होता है, उसकी वजह से स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट बनते हैं। स्टेलेक्टाइट जो होते हैं वो कंदरा की छत से लटके हुए होते हैं, और स्टेलेग्माइट जो होते हैं कंदरा के फर्श से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टेलेक्टाइट, मतलब लटका हुआ लेक्टाइट, और बिछा हुआ लेगमाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल स्तर का निर्माण होता है, वाटर टेबल फॉर्म्स ड्यू टू, समुद्री धाराओं के कारण, पवन अपरदन के कारण, सब ग्लेशियल फ्लो के कारण, या सब सरफेस ग्लेशियल फ्लो के कारण? तो 17वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब ग्लेशियल फ्लो के कारण वाटर टेबल का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 18, वायुमंडल में ऑर्गन की मात्रा, आर्गन, आर्गन एक गैस है, आर्गन क्या है? एक तरह से एक गैस है, की मात्रा लगभग कितनी है? वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो आर्गन मिलती है आपको। 78% जो मिलेगी आपको वो देखने को मिलेगी नाइट्रोजन। 31 ने 31 नहीं, 21% जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ऑक्सीजन। 0.03% जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी CO2, और 0.93 आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आर्गन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है आपको। 19वें में तापमान व्युत्क्रमण की बात की जा रही है, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि कम होता है। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है तो उस घटना को हम कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण या टेम्परेचर इन्वर्जन। तो देखिए, तापमान व्युत्क्रमण में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है नहीं, बढ़ता है। यहीं पर गलत हो गया स्टेटमेंट तो। और वायु का ऊर्ध्वाधर मिश्रण बढ़ जाता है, यहीं पर गलत हो गया। ठीक है,
तापमान व्युत्क्रमण में ठंडी वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर स्थित होती है, जिससे प्रदूषण फंस जाता है। एकदम करेक्ट बात होती है। दिल्ली में जब हम देखते हैं तो यही सिचुएशन हमें देखने को मिलती है सर्दियों में, जिसमें जो सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है और जिसके कांटेक्ट में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है। लेकिन ऊपर की तरफ, ऊपर वाले वायुमंडल में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर ही रह जाती है, जिसकी वजह से ठंडी वायु नीचे ट्रैप हो जाती है, जिससे प्रदूषण फंस जाता है वहां पर। ठीक है, तो ये कथन सही हो गया। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहा जाता है। एकदम करेक्ट बात है। सोलर एनर्जी जो रिसीव्ड होती है अर्थ के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन की फुल फॉर्म ध्यान रखना, आप लोगों को पूछी जा सकती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना। तो 2 और 3 सही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर देना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न कथनों को पढ़ करके सही उत्तर देना है आप लोगों को। सही उत्तर बताना है। संवहन और अभिवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः क्षोभ मंडल में होता है। एकदम करेक्ट बात है। ट्रोपोस्फेयर को तो हम संवहनीय मंडल भी कह देते हैं। देखो, संवहन का मतलब होता है सतह का तापमान ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, और अभिवहन का मतलब होता है सतह का तापमान सतह पर ही क्षैतिज दिशा में डिस्ट्रीब्यूट होना, इसे हम अभिवहन कहते हैं। तो ये मुख्यतः क्षोभ मंडल में होता है। एकदम करेक्ट बात है। संवहन का मतलब धाराएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, और अभिवहन में धाराएं नीचे की नीचे ही चलती है, क्षैतिज रूप से गमन करती है। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, पदार्थ का बाह्य गुण है जो दाब पर निर्भर करता है। क्या विशिष्ट ऊष्मा दाब पर निर्भर करती है? नहीं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कभी कभार कर जाता है लेकिन हमेशा नहीं करता। ये बाह्य गुण नहीं है, ये आंतरिक गुण है। स्पेसिफिक अंदर का गुण है कि पदार्थ का अंदर का गुण किस तरीके से रिएक्ट करता है हीट के साथ, जल्दी से गर्म हो जाता है या देरी से गर्म होता है। ठीक है। विशिष्ट ऊष्माधारिता की एसआई इकाई जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। 20वें में बताओ ये स्टेटमेंट सही है क्या? ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्माधारिता की जो एसआई है, एसआई इकाई है वो क्या है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, ये ध्यान रखना। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। तो 1 और 3 हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। भू विक्षेपी नहीं, ये विक्षेपी है, भू विक्षेपी। इंग्लिश में जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हम इन्हें कह देते हैं। कहाँ चलती है? देखो, जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है? जब सतह के आसपास हवाएं चलती है तो फ्रिक्शन उनके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो वो हमेशा वायुदाब की रेखाओं को काटते हुए चलती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, तो वो काटते हुए चलेगी। लेकिन क्या होता है, जब हम क्षोभ मंडल की ऊपरी परत की बात करते हैं, जो अपर ट्रोपोस्फेयर है उसकी बात करते हैं, तो वहां पर हमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं देखने को मिलता है। हवा जो है वो फ्रीली मूव करती है, और हमारा जो पृथ्वी है वो पृथ्वी घूर्णन कर रहा है। जब पृथ्वी घूर्णन कर रहा है तो उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है जिसे हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो उस कोरियोलिस प्रभाव के अंदर आकर के, कोरियोलिस प्रभाव में आकर के फ्रीली बिना किसी फ्रिक्शन के मूव करती हुई हवा जो है वो समदाब रेखाओं को काटते हुए ना चल करके समदाब रेखाओं के पैरेलल चलती है, मतलब उनके समांतर गति करती है, उनको काटती नहीं है। इस तरीके से जिस जिस दिशा में समदाब रेखाएं हैं उसी दिशा में
जो है वो हवाएं चलती है, तो इस प्रकार की हवाओं को हम क्या कहते हैं, जियोस्ट्रोफिक विंड कहते हैं। और जियोस्ट्रोफिक विंड जो कहाँ पर चलती है, अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21वें में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जियोस्ट्रोफिक विंड क्या होती है। निम्न कथनों को पढ़ करके सही उत्तर देना है आप लोगों को। प्रति चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। देखो, प्रति चक्रवात जो होता है, इसमें हवाओं की जो दिशा होती है वो केंद्र से बाहर की तरफ होती है। हवाओं की जो दिशा होती है वो केंद्र से बाहर की तरफ होती है। केंद्र से बाहर की तरफ होती है, मतलब हमें ये पता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो केंद्र में क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। केंद्र में यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्रति चक्रवात के केंद्र में निम्न दबाव होता है। नहीं, प्रति चक्रवात के केंद्र में निम्न दबाव नहीं होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो ये कथन गलत हो गया। वाताग्री, वाताग्री का मतलब होता है वाताग्र, फ्रंट्स। जब हम पढ़ते हैं, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से बनती है। एकदम करेक्ट बात है। वाताग्र कब बनते हैं, जब एक तरफ से तो ठंडी हवा आती है और दूसरी तरफ से गर्म हवा आती है। जब ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश करती है, तो इनके बीच में एक वॉइड स्पेस रह जाता है, उसे हम वाताग्र कहते हैं। या सिंपल सी हम बात कह सकते हैं, वात का मतलब होता है हवा, और हवा का आगे वाला भाग क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। तो एकदम करेक्ट बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं। एकदम करेक्ट बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच बनते हैं। और स्पेशली कहाँ पर बनते हैं, वाटर बॉडीज पर बनते हैं। ध्यान रखें, वाटर बॉडीज पर बनते हैं। ठीक है, धरती पर नहीं बनेंगे, पानी की सतह पर बनेंगे। जहां पर तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर हो जाता है, वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। 5 डिग्री से नीचे क्यों नहीं बनते हैं, 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, पर्वतीय ढाल से ठंडी सघन वायु का नीचे उतरना क्या कहलाता है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, एक वैली है, जैसे मान लो ये वैली है, ये वैली है। इस वैली में दिन के समय में क्या होता है, हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ गति करती है, तो उसे हम कहते हैं घाटी समीर। क्या कहते हैं, घाटी समीर। या इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं एनाबेटिक, एनाबेटिक विंड। ये ध्यान रखना, घाटी समीर ना दे करके आपको एनाबेटिक विंड अगर पूछ लेगा तो वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो घाटी समीर को एनाबेटिक विंड कह देते हैं। और पर्वतीय ढाल से ठंडी सघन वायु जब नीचे उतरती है, जब रात का समय हो जाता है, तो इस घाटी में क्या होता है, ऊपर की जो हवा है वो ठंडी होकर के नीचे की तरफ घाटी में प्रवाहित होती है, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय समीर, पर्वत समीर। या हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कैटाबेटिक, कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक विंड हम इसे कह देते हैं। तो पर्वत समीर को हम कहते हैं कैटाबेटिक विंड, और घाटी समीर को हम कहते हैं एनाबेटिक विंड। हवा जब गर्म हो जाती है तो एनाबेटिक विंड चलती है, लेकिन यहाँ पर हवा क्या है, ठंडी हो गई है और सघन हो गई है, जिसकी वजह से नीचे उतर रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी हो गई, कैटाबेटिक विंड हो गई, यानी कि पर्वतीय समीर ये यहाँ पर हो गई। और ये कब चलती है, ये चलती है रात में। कब चलती है, रात में चलती है। और रात में देखो, ऐसे याद रख लेना, मजाक है, ट्रिक है याद रखने की, कि बिल्ली जो है, कैट, वो रात के समय में ही छत से नीचे की तरफ आकर के घर का दूध पी जाती है। ठीक है, तो कैट जो है वो रात को नीचे आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, रात को। तो कैटाबेटिक विंड, ऐसे याद रख लेना। दोनों के नाम जो है वो आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है यहाँ पर। स्नोफॉल तब होता है जब संघनन ताप हिमांक से नीचे हो जाता है। कंडेंसेशन जब टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, तब हिमपात होता है। एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, ओलावृष्टि बादलों में जल कणों के बार बार ऊपर नीचे जमने से होता है। एकदम करेक्ट बात है। जल कण जो है वो एक के ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं, और इसकी वजह से धीरे 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 जो जल कण की साइज है वो बढ़ती जाती है और वो ओले का रूप ले लेती है। तो एकदम करेक्ट बात है,
ऊपर नीचे जमने से होता है बार बार, ठीक है। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब वायु पर्वतीय अवरोध से ऊपर उठती है, एकदम करेक्ट बात है। जैसे पर्वत है ये, ठीक है, यहाँ से वायु चल रही है और जब पर्वत का अवरोध आता है तो ये हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जब हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से क्लाउड बन जाते हैं, यहाँ पर क्लाउड बन जाते हैं और लोग क्या करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। तो ध्यान रखना, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब वायु पर्वतीय अवरोध से ऊपर उठती है, एकदम करेक्ट। तीनों बात सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 में। नेक्स्ट 25, सीरस बादल, सीरस क्लाउड्स। जब हम हाइट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सीरस क्लाउड्स जो है वो सबसे ऊंची क्लाउड मानी जाती है। सबसे ज्यादा हाइट पर जो क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं क्षोभ मंडल में, वो सीरस क्लाउड्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सीरस क्लाउड्स जो है वो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर हम क्लाउड को 3 प्रकारों में बांटते हैं, ठीक है। ऊंचाई पर, मध्यम और निम्न वाले, ठीक है। तो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। निम्बो स्टेटस बादल हल्की फुहार देते हैं। निम्बो स्टेटस बादल जो है वो हल्की फुहार देते हैं, नहीं, निम्बो स्टेटस बादल जो है वो हल्की फुहार नहीं देते हैं, ये ढंग से वर्षा करते हैं, ढंग से बरसात करते हैं, ये ढंग से बरसात करते हैं भाई साहब, हल्की फुहार नहीं देते हैं, ढंग से बरसात करते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, भारी वर्षा, गर्जन व बिजली से जुड़े होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं उन्हें हम टावरिंग क्लाउड भी कहते हैं, जिनकी वर्टिकल लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इनमें जब ये बनते हैं तो बिजली कड़कती है, गर्जना होती है और बहुत भयंकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूसलाधार वर्षा के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, ठीक है। बिजली कड़कने के साथ, इनमें बिजली नहीं कड़कती है ज्यादा, लेकिन इनमें जो है वो बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, ठीक है। तो एक और तीन जो है हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया 25वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस ये बीच वाले क्लाउड है, मध्यम क्लाउड, मध्यम क्लाउड, मध्यम बादल, ठीक है। 26वें में देखो, इनसे ज्यादा बारिश नहीं होती, निम्बो स्टेटस से ज्यादा बारिश होती है और भयंकर बारिश जो होती है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होती है। लेकिन स्ट्रेटोक्यूमुलस जो क्लाउड्स होते हैं वो मध्यम स्तर के क्लाउड होते हैं, जिनमें हल्की फुहार और बहुत कम वर्षा होती है, हल्की फुहार और बहुत कम वर्षा होती है इनसे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग करिए, आपके सामने दिया हुआ है 27 नंबर का क्वेश्चन। सही उत्तर बताना है आप लोगों को, ठीक है। कोपेन वर्गीकरण में बी समूह आर्द्र जलवायु को दर्शाता है, बी समूह आर्द्र जलवायु को नहीं दर्शाता। किस तरह की जलवायु को दर्शाता है, शुष्क जलवायु को दर्शाता है, वर्षा आधारित शुष्क जलवायु को, जिसमें एक तो आप बताया गया है BW और एक बताया गया है BS, ठीक है। तो ये गलत हो गया कथन। BWH जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। BWH, BW का मतलब बिल्कुल शुष्क, अति शुष्क, इसमें ये अर्ध शुष्क आएगा यहाँ पर, ये अर्ध शुष्क हो गया। BS टाइप का, जिसे हम बी अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु को देते हैं, और BW मरुस्थलीय प्रकार की है, ठीक है। तो BWH जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, एकदम करेक्ट बात है। CS जलवायु में शुष्क ग्रीष्म होती है और आर्द्र शीत ऋतु होती है। CS जो जलवायु होती है इसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं, जिसमें ग्रीष्म काल तो होता है शुष्क और शीतकाल में आर्द्रता होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ग्लोबल वार्मिंग का यानी आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है, एकदम करेक्ट बात है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ही मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से आंशिक रूप से रोकती है, एकदम करेक्ट बात है।
आंशिक रूप से रोकती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा है उसको रोक लिया, आंशिक रूप से उसे रोकती है, पूरा का पूरा पार्ट उसे नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग केवल प्राकृतिक कारणों से होता है, नहीं, केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं होता है, इसमें मानवीय कारण भी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मानवीय कारण भी शामिल किए जाते हैं, मानवीय कारण भी शामिल होते हैं, ध्यान रखना। तो तीसरा कथन गलत हो गया, तो एक और दो कथन जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। निम्न कथनों को पढ़ करके आपको क्या करना है, सही उत्तर देना है। देखो यहाँ पर बात आ गई है भूवैज्ञानिक समय सारणी, किसकी बात आ गई है, भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीटी, ग्लोबल जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसे हम कहते हैं, सॉरी जीएस लिख दिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस की जब हम बात करते हैं, पर जलवायु परिवर्तन के प्रमाण अवसादों से मिलते हैं, एकदम करेक्ट बात है। जब हम अवसादी चट्टानों को स्टडी करते हैं तो अवसादी चट्टानें ही एकमात्र ऐसी रिच सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि समय समय पर क्या हुआ है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन देखने को हमें मिला है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट बात है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, अवसादी चट्टानों से देखने को मिलते हैं। ए एम, ये ए एम जो है वो एम छोटे वाला कर लेना, ये छोटे वाला ए एम जलवायु में वर्षा का मुख्य कारण मौसमी पवनों का उत्क्रमण है, एकदम करेक्ट बात है। 29 में दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए एम मानसूनी जलवायु बोलते हैं इसे, ये भी ए एम ही है, क्योंकि बड़े वाला एम उन्होंने कोपेन ने नहीं दिया। तो ए एम जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, नहीं, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु ए एम नहीं है, ये होती है बी डब्ल्यू एच, एकदम बी डब्ल्यू एच तो गर्म हो जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु बी डब्ल्यू होती है। ठीक है, अब वो ठंडा मरुस्थल है या गर्म शुष्क मरुस्थल है, वो हम एच या सी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एस एच एच ऐसे लगाने से, एच का मतलब गर्म होता है और सी के का मतलब है, बी डब्ल्यू के लगाते हैं हम, कोल्ड नहीं लगाते, के कहा जाता है, जर्मन में काल्ट कहा जाता है, बी डब्ल्यू के डब्ल्यू ऐसे लिखा जाता है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो एच जो होता है वो गर्म होता है और के जो होता है वो ठंडा मरुस्थल होता है। तो ये कथन जो है गलत हो गया, तो एक और दो दोनों कथन हमारे सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 सॉरी 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार आपको जो पूछा गया था वो जैव विविधता दिवस पूछा गया था, मई में जो आता है, 22 मई में आता है शायद। ठीक है, वो पूछा गया था, तो यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, एकदम करेक्ट बात है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस तो नहीं पूछेगा, छोड़ो छोड़ो उसे। पृथ्वी दिवस आपको पूछ सकता है, पृथ्वी दिवस आपको पूछ सकता है, इसके अलावा जल संरक्षण दिवस आपको पूछ सकता है, जल संरक्षण दिवस आपको पूछ सकता है, और जल दिवस आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा जैव विविधता दिवस आपको पूछ सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस आपको पूछ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पूछ सकता है जनसंख्या दिवस, ये पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह के कुछ जो दिवस हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं वो आप लोगों को पूछ सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से था, एकदम करेक्ट बात है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था 1987 वाला, उसका संबंध किससे था, ओजोन परत के संरक्षण से था। ठीक है, CO2 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है, नहीं, CO2 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक नहीं है, मीथेन की है। हालांकि सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रही है वो CO2 ही कर रही है, लेकिन क्षमता की अगर बात की जाए तो वो मीथेन की है, ना कि CO2 की। तो एक और दो कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट वन और लिस्ट टू बतानी है आप लोगों को कि देखो टोटल कितने गर्त पाए गए हैं,
32, 19 और 6, 57 हो गया क्या? 9 और 6, 15, 16, 17, 3 1 4 1 5, टोटल 57 गर्त आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गर्त मिले हैं वो प्रशांत महासागर में देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद में 19 जो गर्त देखने को मिले हैं वो अटलांटिक महासागर में देखने को मिले हैं। और हिंद महासागर में 6 गर्त देखने को मिले हैं। तो ए में 1, बी में 2 और सी में 3, 1 2 3 दोनों सही है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 31 है। निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। महासागरीय लवणता सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंध में होती है। क्या ये कथन सही है? भूमध्य रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। क्या ये कथन सही है? थर्मोक्लाइन तापमान में तीव्र परिवर्तन का चित्र है। क्या ये कथन सही है? 32वें में आपको बताना है। देखो, महासागरीय जो लवणता होती है वो सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधों में होती है। क्यों? उपोष्ण कटिबंधों में अगर मैं कहूँ तो सूर्य तप जो है, इंसोलेशन जो है, वो वर्ष के ज्यादातर दिनों में प्राप्त होता है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध हाई प्रेशर वाला सिस्टम है। और हाई प्रेशर वाले सिस्टम में अगर मैं कहूँ तो बादल बहुत कम बनते हैं, बादल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो वहां पर सन की जो रेज है वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वहां पर रिसीव होती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण वहां से ज्यादा होता है। जहां से वाष्पीकरण ज्यादा होता है उन जगहों पर लवणता जो है वो ज्यादा मिलती है, क्योंकि जल तो वाष्पित हो जाता है और लवण जो है वो बचे रह जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां पर लवणता अधिक होगी। तो ये कथन तो हो गया सही, पहला तो। भूमध्य रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। देखो, भूमध्य रेखा पर भी इंसोलेशन रिसीव होता है, भूमध्य रेखा पर भी वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दोपहर बाद में भूमध्य रेखा पर बारिश हो जाती है और उस बारिश की वजह से मीठा जल जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर लवणता सर्वाधिक नहीं होगी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशनिक टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि वर्टिकल को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण, महासागरों में जल का ऊर्ध्वाधर वितरण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हम 3 परतें देखते हैं, जिनमें से एक परत होती है थर्मोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन एक ऐसी सीमा होती है जहां से तापमान में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एकदम करेक्ट बात है। एक और दो एक और तीन जो है वो हमारे सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। निम्न अक्षांशों में बंद समुद्र खुले समुद्रों से अधिक गर्म होते हैं। निम्न अक्षांश जहां पर गर्मियां ज्यादा पड़ती है वहां पर बंद समुद्रों की और खुले समुद्रों की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, बंद समुद्र जो है वो ज्यादा गर्म मिलेंगे और खुले समुद्र अपेक्षाकृत कम गर्म मिलेंगे। तो बंद समुद्र खुले समुद्रों से अधिक गर्म होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। निम्न अक्षांशों में बंद समुद्र ठंडे होते हैं, नहीं, निम्न अक्षांशों में बंद समुद्र गर्म होते हैं। उच्च अक्षांशों में खुले समुद्र अपेक्षाकृत कम ठंडे होते हैं। उच्च अक्षांशों की बात करें और खुले समुद्रों की बात करें, देखो उच्च अक्षांशों में अगर बंद समुद्र होंगे, बंद समुद्र का मतलब होता है जिसके चारों तरफ स्थलीय भाग होगा, और वो और वो जो समुद्र होंगे वो अगर उच्च अक्षांशों में है तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इवन कई बार ये भी देखा जाता है कि उच्च अक्षांशों में इस तरह की जो वाटर बॉडीज हैं वो जम जाती है, उनकी जो ऊपर की सतह है वो जम जाती है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि ऊपर की सतह जो है बर्फीली होती है, लेकिन जिसके नीचे क्या होता है, पानी होता है। तो वो उच्च अक्षांशों में बंद समुद्रों की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर उच्च अक्षांशों में खुले समुद्रों की बात की जाए तो वहां पर हमें पानी जो है वो बंद समुद्रों की अपेक्षा कम ठंडा देखने को मिलता है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 के अंदर। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़ करके सही उत्तर दीजिए। पोषक तत्वों का चक्रीयरण नहीं, साइक्लिंग, चक्रीकरण, चक्रीकरण पढ़ लेना इसे, चक्रीकरण
अपकटकों द्वारा होता है। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है। जब पोषक तत्व जो है, कोई भी जीव जो है वो जब वो मर जाता है तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, उस जीव को खत्म कर देते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जीव में या उस वनस्पति में या उस ऑर्गन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से क्या हो जाते हैं, मिट्टी में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो वापस से वायुमंडल में या मिट्टी में चले जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, लास्ट स्टेज पर होते हैं, जिनका काम होता है पोषक तत्वों को चक्रीयकरण में शामिल करना। तो एकदम करेक्ट बात है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। देखो, लॉजी जहां पर आ जाते हैं तो लॉजी को हम देख सकते हैं, लोकल ट्रिक से हम याद करते हैं। लॉजी के लिए इकोलॉजी, इकोलॉजी, लॉजी के लिए हम क्या याद करेंगे, लोकल ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, और सिस्टम से हम क्या याद करेंगे, सिसली, सिसले, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, हैकल आ गया लोकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो टर्म इकोलॉजी कॉइन किया था, एकदम करेक्ट बात है। और सिसले, सिस्टम जो है वो एजिटेंसले, देखो टेंसले और सिस्टम, ऐसे ट्रिक बना करके आप याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार जो है वो अर्नेस्ट हैकल और एजिटेंसले में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इकोसिस्टम शब्द एजिटेंसले ने दिया, एकदम करेक्ट बात। एक दो तीन, तीनों सही है। ऑल 34 में डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, अति उष्ण मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार है। अति उष्ण, सुपर हॉट डेजर्ट इज अ डेजर्ट क्लाइमेट टाइप, एकदम करेक्ट बात है, जिसे हम BWHW कह देते हैं। अर्धशुष्क व तटीय मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु के प्रकार है। अर्धशुष्क व तटीय मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु के प्रकार है। एकदम रुकना एक मिनट। 35। पहले ये पढ़ते हैं। डिनाइट्रीकरण में नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदलता है। हाँ, डिनाइट्रीकरण में नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन में वापस से बदल जाता है, इसे डिनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो 3 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अर्धशुष्क व तटीय मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु के प्रकार है, ये बात भी सही है। तो 2 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। 2 इसमें नहीं है, ये हट गया। इसमें तो है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द है, सारे के सारे हैं। 2 इसमें है और तीसरा 2 और 3 तो हो गए। पहला अति उष्ण मरुस्थल मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार है। अति उष्ण मरुस्थल नहीं होते हैं, उपोष्ण मरुस्थल होते हैं। उपोष्ण मरुस्थल होते हैं, मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार में शामिल किए जाते हैं। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 35वें के अंदर। ठीक है, अति उष्ण क्षेत्र में मरुस्थल नहीं होते हैं। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध में मरुस्थल पाए जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। अधिकांश जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे ग्रहण करते हैं। अधिकांश जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे ग्रहण करते हैं, नहीं। जैविक प्रक्रियाएं नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण है, एकदम करेक्ट बात है। बिजली व कॉस्मिक किरणें नाइट्रोजन स्तरीकरण में सहायक होती है, एकदम करेक्ट बात है। नाइट्रोजन स्तरीकरण में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तथा बिजली, इसके अलावा कॉस्मिक जो रेडिएशंस होती है उनकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एकदम करेक्ट बात है। तो 2 और 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर। 36 में ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अधिकांश जीव जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हालांकि सांस के साथ जाती तो है लेकिन वो कोई काम में नहीं आती, उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, जीवमंडल में जीवमंडल जीव जो है, वनस्पति भी जीवों के अंदर ही आते हैं एकदम, अगर हम कहें तो। और ज्यादातर जो नाइट्रोजन जो है वो सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन का यूज जो है, देखो जीव और वनस्पति दोनों अलग अलग चीजें, हालांकि
लेकिन वनस्पतियों में भी जीवन होता है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक, सिंपल सी बात है। जिस भी चीज की ग्रोथ होती है वो सजीव कहा जाता है, और जो जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, जैसा बना है वैसा का वैसा है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो जीवन, उसमें जीवन नहीं है, वो सजीव नहीं कहलाएगा। तो वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन जो है वो जाती है पहले कहाँ पर, पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है नाइट्रेट के रूप में, और उन पौधों को फिर हम लोग खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो हम सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, हम खा ले, चाहे कोई बकरी, भेड़ या कोई हाथी वगैरह या कोई जिराफ वगैरह, जब वो घास को खाता है तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन उसके अंदर जाती है, डायरेक्टली नहीं जाती। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, कथनों को पढ़ करके आपको सही उत्तर देना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट में प्रजातियों की संख्या क्या होती है? प्रजातियों की संख्या अधिक होती है। प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है, स्पीसीज रिचनेस होती है किसी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। ठीक है, इनमें स्थानिक प्रजातियां अधिक पाई जाती है, एकदम करेक्ट बात है। जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थानिक प्रजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अगर एक्स सितु प्रजातियां उनमें आ जाएंगी तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है वो खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ की जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। तो ज्यादातर जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर एंडेमिज्म ही पाया जाता है, मतलब स्थानिक प्रजातियां ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्षेत्र होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होते हैं, वो संरक्षण की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो, नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं दे रखा है भाई, ये नहीं वाला चश्मा आप लोगों को लगा करके जाना। ये क्षेत्र संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 38 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्न कथनों को पढ़कर के आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच स्थानीय समय का अंतर लगभग 2 घंटे है, एकदम करेक्ट बात है। पूर्वी और पश्चिमी जो छोर है, जो कि कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। ऑलमोस्ट जो ये डिफरेंस है वो 30 डिग्री का आता है। ठीक है, 68 से 97, हालांकि पूरा 30 नहीं होता है, 29 डिग्री और कुछ मिनट का ये फर्क हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 घंटे का, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 2 घंटे का अंतर हम ये देखते हैं, तो ये कथन सही है। यह अंतर लगभग 30 देशांतर विस्तार के कारण है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट समय देता है। ये कथन भी सही है हमारा। पूरे भारत में एक समान समय रखने के लिए मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपनाई गई। एक कथन भी हमारा सही है, तो तीनों हमारे सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। मैं बता देता हूँ, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब उन 5 राज्यों के नाम क्या है वो आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट, 39, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 39 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं संरचनात्मक रूप से लघु हिमालय की मध्य पट्टी का भाग है, जो महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। एकदम करेक्ट बात है, महान हिमालय का भाग नहीं है धौलाधर और पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल लघु हिमालय जो कि मध्य पट्टी है, लेसर हिमालय जिसे हम कहते हैं, उसका भाग है। धौलाधर और महाभारत पर्वत में शिवालिक और हिमालय के बीच में है, एकदम करेक्ट बात है। ये पर्वतमालाएं महान हिमालय की स्थायी हिम रेखा का हिस्सा नहीं, ये स्थायी हिम रेखा का हिस्सा नहीं है।
लघु हिमालय मुड़ी हुई अवसादी व कायांतरित सेलों से निर्मित है, एकदम करेक्ट बात है। तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39 के अंदर। 40 सही विकल्प आप लोगों को चुनना है, यहाँ पर सही विकल्प बताना है आप लोगों को। किसी नदी तंत्र द्वारा अपवाहित संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, एकदम करेक्ट बात है। कोई भी नदी तंत्र है, जैसे मान लो ये गंगा नदी तंत्र है, जिसमें उसकी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपवाह क्षेत्र कहला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उस नदी का वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, तो करेक्ट है। अपवाह क्षेत्र को तकनीकी रूप से हैद्रोनी कहा जाता है, नहीं हैद्रोनी तो नहीं कहा जाता, ये गलत बात है। अपवाह क्षेत्र वर्षा जल की प्रवाह दिशा नियंत्रित, एकदम करेक्ट बात है। अपवाह जो क्षेत्र होता है वो वर्षा जल के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करता है, कि ये जो वर्षा होती है इस स्थान में वो किस दिशा में प्रवाहित होगी और कौन से नदी तंत्र में जाकर के ये मिलेगी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, 1 और 3 हमारे सही हैं। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कथनों पर विचार करना है। अब इसमें सही बताना है या गलत बताना है, ये नहीं लिखा हुआ, तो हमें क्या बताना है, सही कथनों के बारे में ही आपको विचार करना है। ठीक है, तो अरब सागर शाखा की मानसूनी वर्षा सबसे पहले केरल तट पर होती है, एकदम करेक्ट बात है। अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है, नहीं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न नहीं होती है। पश्चिमी घाट से टकराकर ओरोग्राफिक वर्षा करती है, एकदम करेक्ट बात है। तो 1 और 3 हमारे यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न कथनों को पढ़िए। अब यहाँ पर सही बताना है गलत बताना है, तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या ही बताना है आप लोगों को, सही बताना है। कटीले वनस्पतियों की पत्तियां मोटी होती हैं और मोमदार होती हैं, जिससे जल की हानि कम होती है, एकदम करेक्ट बात है। मोटी भी होती है प्लस छोटी भी होती है। इनकी जड़ें लंबी होती हैं जो गहराई से जल प्राप्त करती है, एकदम करेक्ट बात है। इनकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन अधिक हो। इनकी पत्तियां जो है वो छोटी होती है, मोटी होती है और मोमदार होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया, 1 और 2 सही है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, उत्तराखंड के ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही बताना है आप लोगों को। उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, एकदम करेक्ट बात है। बुग्याल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुग्याल एंड पयार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एकदम करेक्ट बात है। ये स्थायी हिम क्षेत्र नहीं, ये स्थायी हिम क्षेत्र नहीं होते हैं। ये गर्मियों के दिनों में क्या होता है, यहाँ की बर्फ पिघल जाती है और यहाँ पर छोटी छोटी घासें उग जाती है, जिसे हम बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन चराई के लिए उपयोगी किए जाते हैं। ठीक, एकदम करेक्ट बात है, ग्रीष्मकाल में ये बुग्याल डेवलप होते हैं। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए 43 में राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई देखो, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें भी आपको क्या बताना है, सही ही बताना है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, और जब दिया हुआ नहीं है तो आपको सही ही बताना है। आईसीएआर ने भारतीय मृदा को 8 प्रमुख वर्गों में बांटा, एकदम करेक्ट बात है। मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई। सोइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई, तो ये तो एकदम करेक्ट बात है। ध्यान रखना, सोइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 में हुई है। 1986 में 8 प्रमुख और 27 उप प्रकारों की पहचान हुई, एकदम करेक्ट बात है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कितने, 8 तो प्रमुख और 27 उप प्रमुख, उप प्रकार। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है, तीनों कहानी
बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़िए, पढ़ना है और सही बताना है, जहां पर लिखा हुआ नहीं है वहीं पर सही बताना है। भारत का पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, एकदम करेक्ट बात है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश अधिक प्रभावित होते हैं, ये भी सही बात है। पश्चिमी तट सबसे अधिक प्रभावित होता है, नहीं, पश्चिमी तट सबसे अधिक प्रभावित नहीं होता है। ओडिशा का जो तट होता है वो सबसे ज्यादा अ, चक्रवातों से प्रभावित होता है। तो 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानचित्र में प्रतीक स्थानिक सूचना को सरल बनाते हैं, एकदम करेक्ट बात है। सिंबल्स जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं मानचित्र के अंदर, एकदम करेक्ट। बिना प्रतीकों के मानचित्र अधूरा होता है, अधूरा होता है, एकदम करेक्ट बात है। बिना प्रतीकों के मानचित्र अधूरा होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस मानचित्र में क्या क्या दिखाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रतीक मानचित्र भाषा का हिस्सा, एकदम करेक्ट बात है। मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें प्रतीकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। तो तीनों सही है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए भाई पढ़िए इसको। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर आईएसटी, इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी ग्लोबल मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, एकदम करेक्ट बात है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो पूर्वी गोलार्ध की तरफ है। तो पूर्वी गोलार्ध में समय आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे होता है। यह 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर आधारित है, एकदम करेक्ट बात। ध्यान रखना है ईस्ट वेस्ट का भी। भारत में एक से अधिक मानक समय नहीं, भारत में एक से अधिक मानक समय नहीं है, भारत में एक ही मानक समय है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई 48 नंबर का क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांशों के लिए उपयुक्त है, एकदम करेक्ट बात है। तो एक जिसमें भी नहीं है उसको हटा दो, इन तीनों में एक हो सकता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, नहीं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए नहीं, ये मध्य अक्षांशों के लिए है। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? खमध्य प्रक्षेप होता है, खमध्य, जिसे हम कहते हैं पोलर, नाम से ही है पोलर, सॉरी पोलर जेनिथल, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। समशीतोष्ण क्षेत्रों के लिए व्यापक उपयोग में होता है, एकदम करेक्ट बात है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक और तीन, ठीक है। तो 48 में बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्न कथनों को पढ़िए और क्या बताना है आप लोगों को? सही बताना है। अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन, भूमि के उच्चावच का पार्श्व दृश्य है, इससे रिलेटेड हमने पूरी क्लास पढ़ी है, ठीक है। तो एकदम करेक्ट बात है ये। यह केवल ऊंचाई का सांख्यिकीय विवरण देता है, नहीं, केवल ऊंचाई का सांख्यिकीय विवरण नहीं देता है, यह दृश्यात्मक विवरण भी प्रस्तुत करता है, गुणात्मक विवरण भी उसका प्रस्तुत करता है। तो यह कथन गलत हो गया। यह मानचित्र की चयनित रेखा पर आधारित होता है, एकदम करेक्ट बात है। यह मानचित्र की चयनित रेखा पर आधारित होता है। तो क्रॉस सेक्शन के बारे में आप लोगों को दो बातें जो है जरूर ध्यान रखनी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 49 के अंदर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट कैमरा धुरी का फोटो तल से प्रतिच्छेदन बिंदु है। वायव्य फोटो के बारे में बताया गया, वायव्य फोटो के बारे में। उस फोटो के जो तल हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा है, फोटो तल कौन सा है, धरातल तल कौन सा है, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल पॉइंट जो है वो कैमरे का जो एक्सिस होता है, ठीक है, उस एक्सिस का फोटो तल के साथ इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो ये कथन जो है हमारा सही हो जाएगा।
यह फोटो का कोना बिंदु है। नहीं, ये फोटो का कोना बिंदु नहीं है, बीच का बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे हम कह देते हैं। ठीक है। यह ज्यामितीय संदर्भ देता है, एकदम करेक्ट बात है। ये जो है वो ज्यामितीय संदर्भ प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो प्रिंसिपल पॉइंट कैमरा धुरी का फोटो तल से प्रतिच्छेदन बिंदु। इंग्लिश में ध्यान रखना, प्रिंसिपल पॉइंट इज कैमरा एक्सिस इंटरसेक्शन। करेक्ट। इट गिव्स ज्योमेट्रिक रेफरेंसेस। तो 1 और 3 हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। आधा पेपर हम लोगों ने कर लिया है। एक्वेरियस उपकरण समुद्री लवणता मापता है। एकदम करेक्ट बात है। इसका विकास नासा ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, ध्यान रखना। यह वर्षा मापन के लिए देता है, वर्षा मापन के लिए रेन गेज होता है। तो तीसरा सब गलत हो गया, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। मौसम चार्ट में धुंध समानांतर रेखाओं से दर्शाई जाती है। मौसम चार्ट में धुंध जो है वो समानांतर रेखाओं से दर्शाई जाती है। आई होप आप लोगों ने मौसम चार्ट को पढ़ा होगा। एकदम करेक्ट बात है ये। यह वर्षा दर्शाता है। ये दृश्यता की कमी दर्शाता है। एकदम करेक्ट बात है। धुंध होगी तो ऑब्वियस सी बात है दृश्यता की कमी होगी। तो 1 और 3 हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन। जलवायु आरेख में यदि वर्षा के दंड समान तापमान रेखा से ऊपर हो तो उस अवधि में वर्षा पर्याप्त या अधिक मानी जाती है। जलवायु आरेख में यदि वर्षा के दंड तापमान रेखा से ऊपर हो तो उस अवधि में वर्षा पर्याप्त या अधिक मानी जाती है। हम्म, हम्म, वर्षा पर्याप्त या अधिक मानी जाती है। एकदम करेक्ट बात है। यदि तापमान रेखा वर्षा दंड से ऊपर हो तो वह शुष्क अवधि को दर्शाता है। ये बात भी सही है हमारी। अगर दंड ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब वर्षा ज्यादा हो रही है, क्योंकि वर्षा का दंड है। ठीक है। और अगर तापमान रेखा वर्षा दंड से ऊपर जा रही है मतलब ये वर्षा दंड है और यहां से तापमान जा रहा है मतलब तापमान ज्यादा है वर्षा कम है, तो वह शुष्क अवधि को दर्शाता है। जलवायु आरेख केवल तापमान दर्शाता है, वर्षा नहीं। देखो जलवायु जो है वो केवल वर्षा को नहीं तापमान को नहीं दर्शाता, वह वर्षा और तापमान को दर्शाता है। अभी 2 कथनों में हमने पढ़ा है, तो गलत हो गया। एक सही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल, ये मानव नहीं है, ये मानव है। यहाँ मानव लिख रहा है। यहाँ पर आपको गलत बताना है भाई, गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक, कहीं आप सही को सही वाले फ्लो में चलते जाओ। मानव भूगोल में समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन अन्वेषण व वितरण उपागम के अंतर्गत किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंतर्गत हम टेम्पोरल चेंजेस की स्टडी करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। एकदम करेक्ट बात है। चेंजेस को हम पढ़ते हैं। इस उपागम में क्या, कहाँ और कब जैसे प्रश्नों पर बल दिया जाता है कि क्या चेंज हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है और कब चेंज हुआ है। और टाइम पीरियड भी हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है ना, तो वो भी हम देखते हैं। तो एकदम करेक्ट बात है। यह उपगम केवल भविष्यवाणी पर केंद्रित होता है। नहीं, केवल भविष्यवाणी पर केंद्रित नहीं होता है, ये अनुमान पर केंद्रित होता है। ये भूतकाल के डेटा को एनालिसिस करके और भविष्य के बारे में बताता है। केवल भविष्य के बारे में भविष्यवाणी पर केंद्रित नहीं होता। एकदम करेक्ट बात है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, सॉरी, हमें गलत बताना था यार। तो केवल तीसरा गलत है। 2 सही है, केवल तीसरा गलत है। ओनली 3 इज रॉन्ग। बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन आपको बताने हैं। एस्किमो समुदाय का उद्गम स्थल एशियाई आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। एशियाई आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। सही कथन सही है। मंगोलाइड, मंगोल। एस्किमो समुदाय मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करता नहीं, उच्च अक्षांशों में निवास करता है। इनका पारंपरिक जीवन ठंडे ध्रुवीय पर्यावरण से अनुकूलित है। एकदम करेक्ट। 1 और 3 सही है। सही तो बताना था ना। हाँ, ध्यान रखना ऐसी चीजों का। नेक्स्ट 56। जलवायु आरेख किसी स्थान के तापमान और वर्षा के मौसमी वितरण को एक साथ प्रदर्शित करता है, जिसमें तापमान तो दर्शाए जाते हैं रेखा के द्वारा और वर्षा दर्शाई जाती है दंड के द्वारा। एकदम करेक्ट बात। यह आरेख जलवायु के आर्द्र एवं शुष्क कालों की पहचान में सहायक होता है। एकदम करेक्ट बात है, सही बात है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 57। मानव भूगोल। अन्वेषण एवं विवरण उपागम, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी। स्थानिक भिन्नताओं को समझने में सहायक है। एकदम करेक्ट बात है। स्थानिक भिन्नताओं को समझने के हमें एक्सप्लोरेटिव और एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अपनानी ही पड़ती है। यह उपागम घटनाओं के सामयिक और स्थानिक विश्लेषण पर बल देता है। समय के अनुसार होने वाले चेंजेस और स्थान के अनुसार होने वाले चेंजेस के ऊपर विशेष बल देता है। तो दोनों सही है और आर व्याख्या भी है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। सही कथन। भारत में 1951 से 1981 के बीच की जनसंख्या वृद्धि अवस्था को विस्फोटक वृद्धि कहा जाता है। भाई साहब, सबसे ज्यादा वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी इस दौरान। इस अवधि में मृत्यु दर में तो गिरावट आई थी और जन्म दर जो थी वो अपेक्षाकृत उच्च बनी हुई थी। एकदम करेक्ट बात है। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि अत्यंत धीमी नहीं थी, धीमी नहीं थी भाई साहब। तो 1 और 2 सही है। 59। यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। विश्व जनसंख्या को 4 अरब से 8 अरब होने में लगभग 50 साल लगे। 8 अरब कब हुई थी? 15 नवंबर 2022 को। 4 अरब कब हो गई थी? 1982 में, नहीं 1972 में हो गई थी। 4 अरब से 8 अरब होने में लगभग 50 वर्ष लगे। एकदम करेक्ट बात है। यह वृद्धि चिकित्सा और कृषि प्रगति से संबंधित। ठीक है भाई। कृषि जो खाद्य श्रृंखला थी, मतलब खाद्य उत्पादन था, वो भी बढ़ा था और चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हमें देखने को मिलती, जिसकी वजह से लोग मरने कम लग गए थे और उनको पोषण अच्छी तरीके से मिलने लग गया था, तो लोग ज्यादा पैदा होने लग गए थे। तो ये कथन भी हमारा सही है 59 में। यह दुगुनी वृद्धि केवल 10 वर्षों में नहीं, 50 वर्षों में दिखा ना भैया। 50 वर्षों में। गलत हो गया। 1 और 2 सही है। सॉरी, गलत हमें बताना है। तीसरा गलत है। नेक्स्ट। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। वृद्ध होती जनसंख्या का संकेत उच्च आयु वर्ग 60 प्लस की बढ़ती भागीदारी है। एकदम करेक्ट बात है। जनसंख्या पीरियड में यह स्थिति ऊपरी भाग के चौड़ा होने से प्रदर्शित होती है। एकदम करेक्ट बात है। पिरामिड का चौड़ा निचला भाग वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता नहीं, युवा जनसंख्या को ज्यादा दर्शाता है और पैदा होने वाले। तो सही कथन 1 और 2 हो गया। बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
तथा आपको सही कथन बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का शहरों की ओर पलायन रूरल एक्सोडस कहलाता है। सही बात है। देश से विदेशों में कुशल लोगों का प्रवास ब्रेन ड्रेन कहलाता है। जैसे मान लो इंडिया के डॉक्टर अमेरिका या यूरोप के किसी कंट्री में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो एक तरह से हो गया ब्रेन ड्रेन। मतलब यहाँ का ब्रेन कहाँ चला गया, वहां चला गया। ग्रामीण से शहरी प्रवास को ही ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। एक और दो सही है, सही बताना था हमें। एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वृद्ध जनसंख्या वाले समाज में जनसंख्या पिरामिड का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। एकदम करेक्ट बात है। वृद्ध जनसंख्या का अर्थ है कि उच्च आयु वर्ग की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो दोनों सही है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63, असर्शन एंड रीजन। ब्रेन ड्रेन किसी देश की मानव पूंजी को प्रभावित करता है। सही बात है, क्योंकि कुशल और शिक्षित लोग बेहतर अवसरों के लिए विदेश प्रवास कर जाते हैं। एकदम करेक्ट बात है। 63 में ए राइट आंसर हो जाएगा। 64, सही कथन बताना है आपको। मानव विकास सूचकांक में आर्थिक स्थिति मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है। एचडीआई के तीन मुख्य घटक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, यानी कि रिसोर्सेज। प्रति व्यक्ति आय हम इसमें इंक्लूड करते हैं। शिक्षा घटक केवल साक्षरता दर्शनी नहीं मापा जाता। इसमें एनरोलमेंट रेशियो भी देखा जाता है। आप लोग करिए इस क्वेश्चन। केवल साक्षरता दर नहीं देखी जाती, इसमें एनरोलमेंट रेशियो देखा जाता है, ड्रॉप आउट भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रशासनिक नगर का सही उदाहरण चुनना है आप लोगों को। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना। प्रशासनिक नगर का सही उदाहरण वाराणसी धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। सही बात नहीं। हमें तो केवल प्रशासनिक नगर को ढूंढना है भाई। वाराणसी, चंडीगढ़, धनबाद, हाँ केवल दो सही है। केवल दो। बी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेना है पहले। गलत कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। कच्ची बस्तियां आर्थिक अभाव के कारण विकसित होती है। कच्ची बस्तियां आर्थिक अभाव के कारण विकसित होती है। उच्च आय कच्ची बस्तियों के विस्तार का प्रमुख कारण है नहीं, निम्न आय है। शहरी भीड़भाड़ सामाजिक दबाव उत्पन्न करती है। एकदम करेक्ट बात है। गलत कथन केवल दूसरा हो गया, ओनली टू। 66 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। सतही या विस्तृत खनन कम गहरा और अपेक्षाकृत सस्ता होता है। सही बात है। भूमिगत खनन, जिसे हम कूपकी खनन भी कहते हैं, गहरी खनिजों के लिए प्रयुक्त होता है। एकदम करेक्ट बात है। सतही खनन केवल बहुमूल्य खनिजों के लिए होता है। नहीं, केवल बहुमूल्य खनिजों के लिए नहीं होता है। तो सही कथन एक और दो सही हो गए।
मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 67 में। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के उद्योगों में परिवार श्रम आवश्यक नहीं होता। बड़े पैमाने के उद्योगों में परिवार श्रम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ऐसे उद्योग विशाल बाजार, ऊर्जा स्रोत और कुशल श्रमिकों पर निर्भर करते हैं। एकदम करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर ए 68 में राइट आंसर हो जाएगा। 69, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन के बारे में बताना। पर्यटन व्यापारिक उद्देश्य की यात्रा है। अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहा है तो बिजनेस पर्पज से थोड़ा ना जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, आमोद प्रमोद के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जाएगा। पर्यटन वैश्विक रोजगार और राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एकदम करेक्ट बात। 2 और 3 सही है। कौन बेवकूफ होता है जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए टूरिस्ट बन करके जाता है? कोई नहीं होता। घूमने के लिए जाते हैं, फिरने के लिए जाते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए जाते हैं, मन को शांति मिले इसलिए जाते हैं, ना कि बड़ेदार भी काम करा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है? सही बताना है। शिक्षा एवं चिकित्सा चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में आती है। एकदम करेक्ट बात है भाई। शिक्षा एवं चिकित्सा चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में आने लग गई है प्रेजेंट टाइम में। पहले तृतीयक में आती थी, प्रेजेंट टाइम में चतुर्थक में आने लगी। ये प्राथमिक उत्पादन गतिविधियां हैं, नहीं। ये ज्ञान आधारित सेवाएं। करेक्ट बात। सही बताना है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 70वें के अंदर। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ता है। सही बात है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु हुआ है। सही बात है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 एंड 74 साथ आ गए। पहले 72 का आंसर करते हैं। ए ए व्यक्तिक संचार साधन, ए व्यक्तिक इम्पर्सनल, इम्पर्सनल अवैयक्तिक, इम्पर्सनल संचार साधन पहचानिए। आमने सामने की बातचीत, ये तो पर्सनल हो गया। टेलीफोन, ये भी पर्सनल हो गया। पत्र लेखन, ये भी पर्सनल हो गया। रेडियो एंड टेलीविजन, ये इम्पर्सनल है, इसको सभी देखते हैं भाई साहब। अगर न्यूज आ रही है तो सब देखेंगे, सीरियल आ रहा है तो सब देखेंगे, रेडियो पर कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है तो वो सब सुनेंगे भाई साहब। तो डी हमारा राइट आंसर हो गया, ये इम्पर्सनल हो गया। 73 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्ततम मार्ग है। एकदम करेक्ट बात। ग्रैंड ट्रंक मार्ग बोलते हैं इसे। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। एकदम करेक्ट बात। इसका व्यापारिक महत्व नगण्य है, बहुत ज्यादा महत्व है भाई। तो 1 और 2 सही है। बी राइट आंसर हो जाएगा 73 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यही है क्या? नाफ्टा की फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना 1994 में हुई थी। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1994 में स्थापना हुई थी। इसमें उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है, जिसमें कनाडा, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको शामिल है। इसमें एशियाई देश शामिल नहीं है। 1 और 2 सही है। सी राइट आंसर हो जाएगा 74 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। भारत के प्रमुख आयात में पेट्रोलियम शामिल है। एकदम करेक्ट बात। बहुत ज्यादा पेट्रोलियम आयात करता है। रत्न एवं आभूषण प्रमुख निर्यात है। एकदम करेक्ट बात है।
जेम्स एंड ज्वेलरीज यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। भारत का कोई प्रमुख व्यापारिक भागीदार नहीं होता है भाई। एक और दो सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा 75। 76। एक बार करना आप लोग इसे। 76। WWW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। WWW इंटरनेट का पर्याय है। आइडेंटिकल टू द इंटरनेट। 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट। केवल पहला सही है, सही उत्तर चुनना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। माइक चालू है ना? 77। वायु प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक भी हो सकते हैं और अप्राकृतिक भी हो सकते हैं, सही बात है। ज्वालामुखी उद्गार और धूल भरी आंधियां प्राकृतिक स्रोत है, एकदम करेक्ट बात है। घरेलू ईंधन और उद्योग प्राकृतिक नहीं, ये तो मानवीय अप्राकृतिक हो गया। तो तीसरा गलत हो गया, केवल एक और दो सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 78। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडलीय क्रिया से बनते हैं। द्वितीय प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म वाया एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस, एकदम करेक्ट बात है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन द्वितीयक प्रदूषक हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए करिए इसको। करिए इसको करिए। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। PAN ध्यान रखना। अमोनिया केवल प्राथमिक प्रदूषक है, नहीं, अमोनिया प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, द्वितीयक है, ध्यान रखना। तो तीसरा गलत हो गया, एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 78 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय वन नीति क्या है? निम्नलिखित शासन और विचार कीजिए।
राष्ट्रीय वन नीति मसौदा 2016 में हरित कर लगाने का सुझाव दिया गया। ये हरित कर लगाने का सुझाव दिया गया 79। राष्ट्रीय वन नीति मसौदा 2016 में हरित कर लगाने का सुझाव दिया गया, एकदम करेक्ट बात है। ये जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स है ना उनको ढंग से पढ़ लेना है। इस धन से वन संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो ये कर लगाया जाएगा, ये जो कर आएगा ना इसका कार्य किया जाएगा कि वन संरक्षण में इसका कार्य किया जाएगा और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा, एकदम करेक्ट बात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न कथन को पढ़िए और सही पहचान कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। कथन है आपके सामने, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1982 को आयोजित हुआ। ये स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1982 को आयोजित हुआ, क्या ये कथन सही है? सही। वर्ष गलत है, क्या गलत है इसमें? सही बताना है आप लोगों को भाई। वर्ष गलत है, तिथि गलत है, दोनों सही है, कथन सही है। देखो तिथि तो सही है, वर्ष गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 1972 है स्टॉकहोम सम्मेलन, यूएनसीईडी। यूएनसीईडी यही है क्या, या यूएनईपी था? कौन सा था आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए आप लोग। चलिए, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, करेक्ट बात है। मेल नहीं खाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल नहीं है भाई। 22 अप्रैल है, 28 अप्रैल नहीं है, 18 अप्रैल नहीं है। 18 अप्रैल है क्या या 22 अप्रैल है? ये तो गलत हो गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ध्यान रखना। तो गलत हो गया बी, 81 में बी राइट आंसर हो जाएगा। संसार विचार कीजिए, सही बताना है, सही बताना है या गलत बताना हो तो देखेंगे। संसाधनों की खोज, उपयोग और प्रबंधन को संसाधन नियोजन कहा जाता है, मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग। भविष्य हेतु संसाधनों को सुरक्षित रखना संरक्षण कहलाता है, एकदम करेक्ट बात है। एक और दो दोनों सही है। 82 में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है, सर्वाधिक भंडारण इसका कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ उत्पादन में प्रमुख नहीं है। उत्पादन में प्रमुख है भाई, सेकंड नंबर पे आता है, क्यों नहीं है? 1 2 3 उत्पादन में प्रमुख नहीं है। गलत बताना है, सही बताना है। ये तो नहीं लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। 1 2 सही, बी राइट आंसर हो जाएगा 83। 84, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन से जिले में है? यह भरूच जिले में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है, भरूच जिले में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र। दोनों सही है। 84 में ए राइट आंसर हो जाएगा।
पिछली बार जिला पूछा गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में। सही बात है। इसका उद्देश्य ऊर्जा विकास था। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही हो गए। 55 में सी हो गया। भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहाँ पर अधिक पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र नहीं। शुष्क क्षेत्र में तो कैसे होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में भी नहीं होगा। मैदानी क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गेहूं और चावल क्षेत्रों को अलग करती है। एकदम करेक्ट बात है। गेहूं अधिक वर्षा क्षेत्र की फसल है नहीं। केवल एक सही है। 87 में ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ब्राजील है, तो भारत दूसरे स्थान पर सही है। गन्ना उत्पादन गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल। एकदम करेक्ट बात है। भारत ब्राजील से आगे नहीं। ब्राजील फर्स्ट है, भारत सेकंड है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों की पहचान कीजिए। नेक्स्ट जो पेपर होगा ना, पेपर नंबर 11, उसमें लेवल के क्वेश्चन होंगे। दिमाग लगाए बिना आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूसी सहयोग से की गई थी। भिल्ली रूस गई। हाँ, एकदम सही बात है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग कृषि उत्पादकों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाता है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग कृषि उत्पादों का मूल्य वर्धन कर किसानों की आय बढ़ाता है। किसानों की आय बढ़ाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय रेल निजी क्षेत्र का उदाहरण है नहीं, जबकि रिलायंस टाटा और अदानी सार्वजनिक क्षेत्र के हैं नहीं। रिलायंस टाटा और अदानी तो ऐसा प्राइवेट के हैं और भारतीय रेल इसका है। तो ऑल तो नहीं आएगा। तीसरा गलत हो गया। तीसरा जिसमें भी है उसको हटा दो। इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है, एक और तो यही बचा उसके। तो फूड प्रोसेसिंग ये वाला भी कथन सही हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे किसानों की आय बढ़ती नहीं बेचारों की। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के जो मालिक होते हैं ना, उनकी आय बढ़ती है। किसान से तो जैसे मान लो गेहूं भाव में खरीद लिया, अब उसका मैदा बनाते हैं, उसके उस मैदे से बिस्किट वगैरह बनाते हैं, तो उस फूड प्रोसेस्ड फूड की वजह से फैक्ट्री मालिकों की आय बढ़ती है ना कि किसानों की। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 90 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताना है गलत। रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित हुआ। सही बात है। इसने सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। करेक्ट बात है। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित दस्तावेज। एकदम करेक्ट बात है। गलत कथन कोई भी नहीं है भाई। 19 कोई भी गलत कथन नहीं है। तो सी राइट आंसर हो गया। 91। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को चुनना है आप लोगों को। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण रोकना था। इसका लक्ष्य स्थानीय आय और उत्पादकता को बढ़ाना था। एकदम करेक्ट बात। चारों सही है। मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राइसेम योजना 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुई। 15 अगस्त को हुई थी क्या? या 5 जनवरी को? 92। 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुई थी, ना कि 5 जनवरी 1985 को। ए सही है और आर गलत। नेक्स्ट। सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है। सही बात है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ने सतत विकास शब्द लोकप्रिय किया। एकदम करेक्ट बात है। एसडीजी केवल पर्यावरण संरक्षण पर तक सीमित नहीं भाई साहब, बहुत सारे गोल हैं इसके, 16 गोल हैं।
और 167 टारगेट है, तो कैसे केवल पर्यावरण संरक्षण है? तीसरा गलत हो गया, एक दो सही है। 94, पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करती है, एकदम करेक्ट बात है। एमएलए एलएडी योजना 1999-2000 में शुरू हुई। एमएलए एलएडीपी होता है वो, एमएलए एलएडीपी प्रोग्राम 1999-2000 में शुरू हुई। यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। सही बात है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट का संयंत्र पिंडवाड़ा सिरोही में है। पिंडवाड़ा सिरोही में अल्ट्राटेक सीमेंट का मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में स्थित है। कृष्णा मिल्स 1889 बराबर था। पिंडवाड़ा तो सिरोही में है, अल्ट्राटेक उसमें। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में स्थित है। दो जिसमें, ये तो करेक्ट है, हमें सही देखना। दो जिसमें नहीं उसको हटा दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो इसमें तो होगा भाई। राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना कृष्णा मिल्स 1889 में और था। बड़ा सही, हाँ, चारों सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों को बताना है आप लोगों को। राजस्थान में रंगीन संगमरमर राजमंद पाली में होता है या राजमंद? सही बात है, पाली में तो नीला होता है शायद। पीला संगमरमर राजस्थान के जैसलमेर में होता है, सही बात है। नेल्लोर, भीलवाड़ा तथा हजारीबाग अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एकदम करेक्ट बात। एक दो तीन, तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 97 सही विकल्प। 2 अक्टूबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था, सही बात है। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था, इसलिए इसका नाम बदल करके ये कर दिया है। पुराना नाम राजस्थान नहर था, इसलिए तो उसका नाम बदला था। तो तरीके से सही कथन बताना है आप लोगों को। आंकड़ों का भौगोलिक वितरण एवं स्थानिक पैटर्न दर्शाना आंकड़ों के मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य है, सही बात है। कोरोप्लेट मानचित्रों का उपयोग प्रशासनिक इकाइयों में घनत्व एवं अनुपात दर्शाने के लिए किया जाता है, एकदम करेक्ट बात है। कोरोप्लेट मानचित्र बिंदु आंकड़ों को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, नहीं। एक और दो सही है 98 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 सही कथनों की पहचान करो। लाइन ग्राफ समय के साथ किसी चर के परिवर्तन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, सही बात। पाई आरेख में प्रत्येक खंड का कोण, खंड का मान अपॉन कुल मान गुणा 360 में निकाला जाता है। खंड का मान कुल मान 360 निकाला जाता है, प्रत्येक कोण, सही बात है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सूत्र आ सकता है खंड का मान अपॉन कुल मान गुणा 360। पाई आरेख समय श्रेणी के विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं। एक और दो सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीआईएस सॉफ्टवेयर के सही उदाहरण पहचानिए। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्क जीआईएस है, क्यू जीआईएस है, ग्रास जीआईएस है, एमएक्स एक्सेल। एक दो तीन, चौथा जिसमें भी उसको हटा दो। इसमें चौथा है, इसमें चौथा है, इसमें चौथा है। एक दो तीन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी ज्यादा टेस्ट पेपर करवाऊंगा, बहुत बढ़िया वाले। 10 पेपर टेस्ट सेट मैंने दे दिए हैं। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो पेपर सेट पैसे लेकर के देती है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज को आप सपोर्ट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, वरना आगे कौन ही है जो इस तरह से अपना टाइम खराब करेगा, अपनी एनर्जी खराब करेगा। प्लीज सपोर्ट द क्लासेस।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।